गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल्स। आज हमने एक फुल फ्लेज क्वेश्चन कंप्लीट करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। आपकी न्यू बुक का 2023 वाली पेज नंबर है 4.77, इलस्ट्रेशन है 57। ये सम है फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड ऑन 31 मार्च प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे मैं पूरी की पूरी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट के बाद नोट्स टू अकाउंट्स दिए हुए हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के बाद कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। अब आप लोगों को पता है कि हमने सम क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, अपने फॉर्मेट के हिसाब से करना होता है, जो तड़प किल्डुप वाला है। लेकिन उससे पहले ना एक बार हम सारी एडजस्टमेंट्स देखेंगे एंड इनसे रिलेटेड अगर कोई अकाउंट बनाना है तो वो बनाएंगे। अब पहली एडजस्टमेंट ये है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं, आप सुना ध्यान से। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000, accumulated depreciation 15,000 was sold for 12,000। अब ये एक एडजस्टमेंट है। एंड ऊपर अगर हमें देखें, एक मशीनरी की वैल्यू दी हुई है एंड accumulated depreciation की वैल्यू दी हुई है। अगर बैलेंस शीट में दो चीज़ें हैं तो अकाउंट में कितने बनेंगे? दो अकाउंट बनेंगे। एक मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे, दूसरा accumulated depreciation का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये दोनों अकाउंट्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट्स बना लिए हमने, एक मशीनरी अकाउंट का, एक accumulated depreciation अकाउंट का। मशीनरी एसेट है तो सबसे पहले आप सबको पता है इसके बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन डालने होते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीनरी का बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3,50,000 एंड कैरी डाउन है 4,70,000। तो यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाएगा 3,50,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा 4,70,000। अब जब ये बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरी डाउन आ गया, साथ ही accumulated depreciation का भी बैलेंस ब्रॉट डाउन डालेंगे। इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन का आता है 2 में, क्या बाय में? बाय में आता है। तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 है एंड कैरी डाउन 60 है। तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में 50,000 एंड टू बैलेंस कैरी डाउन में 60,000। अब ये एडजस्टमेंट देखते हैं। वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 20,000। अब ये एक मशीनरी की बात करें कि सारी मशीन्स की? एक मशीनरी की। तो एक मशीनरी जो 20,000 की थी उस पे आज तक accumulated depreciation 15,000 लग चुकी है, जिसको बेचा 12,000 पे। अब डेप्रीसिएशन हमेशा जब दो अकाउंट बनाते हैं तो किस में लगती है? मशीनरी में या accumulated depreciation में? accumulated depreciation में। तो मतलब वो 20,000 वाली मशीनरी पे आज तक 15,000 जो डेप्रीसिएशन लगी होगी वो यहाँ लगी होगी। लेकिन जिस दिन हम मशीनरी बेचते हैं तो उसके ऊपर जितनी भी डेप्रीसिएशन है वो हमने वापस किसको करनी होती है? मशीनरी को। तो ये 20,000 वाली मशीनरी पे अगर 15,000 डेप्रीसिएशन लग चुकी है, अब उसको वापस करना है तो accumulated depreciation अकाउंट में यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट 15,000 एंड सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे बाय accumulated depreciation, इसमें भी 15,000। आई होप ये एडजस्टमेंट क्लियर है सबको। इसमें क्या होता है, जितनी accumulated depreciation लग चुकी थी वो वापस कर दी। सेकेंडली ये मशीनरी बेची है 12,000 की। अगर 12,000 की बेची है तो सेल करने पे किस में आएगा? मशीनरी अकाउंट में क्या accumulated depreciation में? मशीनरी अकाउंट में क्या लिखना है हमने? सेल्स के लिए बाय बैंक, क्योंकि मशीनरी जा रही है लेकिन पैसे आ रहे हैं। बेचा कितने का? 12,000 का। अब देखो मशीनरी थी 20,000 की, प्रोविजन में से पैसे आए 15,000 और सेल किया 12,000 पे। तो 15 + 12 27। 20 वाली मशीनरी का 27 मिल रहा है। तो गेन है कि लॉस? गेन है। गेन किस साइड पे जाता है? 2 के बाय 2 में। तो यहाँ पे जाएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में गेन। ये गेन आ गया 7,000। अब जो एडजस्टमेंट थी वो खत्म है। इसके आगे भी जितनी एडजस्टमेंट है उसमें मशीनरी का कुछ नहीं गिवन है। तो अब हमने क्या करना है, दोनों अकाउंट का ख़त्म करना है टोटल। इस अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ी है, ये आ जाएगा 4,97,000। तो इधर भी लिखना पड़ेगा 4,97,000। अब क्रेडिट साइड बढ़ी है तो डेबिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? टू बैंक अकाउंट एंड 497 में से 357 माइनस करेंगे, आई थिंक 1,40,000 आता है। ये बैलेंसिंग फिगर समझ आई सबको? 1,40,000 ये जाएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में, ये सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में। अब ये वाले अकाउंट को भी ख़त्म करें। इसमें डेबिट साइड बढ़ी है 75,000। तो 75 माइनस 50, इसका मतलब कि स्टार्टिंग में 50,000 प्रोविजन थी, 15 चली गई, फिर भी 60 है। तो इस साल कितनी आई होगी? 25। तो जो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आता है वो डेप्रीसिएशन है।
बाय डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर जो कि 25,000 आया। अब ये डेप्रिसिएशन ने जाना है गिल्ड बुक में, गेन ने भी जाना है गिल्ड बुक में, और बैंक ने जाना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और मशीनरी आपस में कट हो गए, इन्होंने कैश फ्लो में नहीं जाना। इतना क्लियर है? तो आगे चलते हैं। अब सेकेंड एडजस्टमेंट देखो, आप सुनना। सेकेंड एडजस्टमेंट में कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब पहले तो बोला है ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, इतना ही बोला होता तो डिफरेंट चीज थी। आगे बोला है विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अब पहले तो हमें इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा, फटाफट से अकाउंट बनाएं। तो हमें देखो पिछले साल हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पहले थी 50,000, अब हो गई है 40,000। बिना अकाउंट के भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। अब यहाँ पे मैंने फॉर्मेट एंड बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन डाल दिया। ये भी एसेट है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, बाय बैलेंस कैरी डाउन 40। इन्होंने यहाँ पर ना ये नहीं बताया कि कितनी इन्वेस्टमेंट सेल की है, बस वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो देखो अगर स्टार्टिंग में 50 था, अब 40 हो रहा है, तो कितना बचा होएगा? 10,000 की इन्वेस्टमेंट सेल की है। लेकिन ये 10,000 की इन्वेस्टमेंट कैसे सेल की है? 20% प्रॉफिट पे। अगर इसको 20% प्रॉफिट पे सेल किया है तो 10,000 प्लस 20% 2,000, टोटल बेचा कितने पे? 12,000 पे। तो यहाँ पर बाय बैंक में कितना आएगा? 10 + 2 12,000। अब अगर 10 वाली चीज को 12,000 पे बेचा है तो गेन कितना आया? 2,000, वो यहाँ पे जाना है। लेकिन अब एक सिंपल सी चीज है, वो कह रहे हैं विद द गेन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। मतलब यहां पर इसके जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते, क्या लिखना पड़ेगा? टू कैपिटल रिजर्व 2,000 जो कि है हमारा गेन। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये जो गेन है, अगर तो सिंपल होता स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट माइनस हो जाता गिल्ड बुक में, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में से किया ही नहीं, तो इसने ना प्लस होना है ना माइनस होना है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व का क्या करते हैं वो बाद में बताता हूँ। अब दोनों साइड का टोटल 52 एंड 52 आ गया, तो अकाउंट हमारे जितने बनाने थे वो एक तरह से खत्म है। आगे एडजस्टमेंट रीड करते हैं। इसके बाद कह रहे हैं डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट पार ऑन 1 अप्रैल 2022। ये जब डिबेंचर पे आएंगे तब देख लेंगे। अच्छा, एक और चीज है, टैक्स ऑफ 15,000 वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पे किया है 15,000, तो इसके लिए नॉर्मली क्या बनाना पड़ता है? अकाउंट। इसका अकाउंट बनाने के लिए हम देखेंगे हमारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स कितना गिवन है। लेकिन अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है ही नहीं। अब अगर प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है टैक्स पेड 15,000, तो इस टैक्स पेड को कहाँ डालोगे? तड़प में, स्टार्टिंग में, कि लास्ट में माइनस करोगे? यस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमें एक ही एडजस्टमेंट गिवन है ना और कोई अकाउंट नहीं बनाना, कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन नहीं है, तो इसी 15,000 को पेड भी मानना है और मेड भी मानना है। मतलब तड़प में ऐड भी यही होएगा एंड कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद माइनस भी यही होएगा। इसके बाद कह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000। ये तो सबको पता है इंटरिम डिविडेंड पे किया कहाँ जाता है। अगली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हैज प्रपोज्ड फाइनल डिविडेंड। प्रपोज मतलब प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड प्रपोज किया 10% प्रीवियस ईयर का। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, द शेयर होल्डर डिड नॉट डिक्लेयर या डिड नॉट अप्रूव द प्रपोज डिविडेंड। तो क्या करेंगे? तो ये डिविडेंड नहीं आएगा, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो है जब तक अप्रूव ना हो जाए वो नहीं आएगा। तो इंटरिम डिविडेंड आएगा लेकिन प्रपोज नहीं आएगा। तो अगर सारी एडजस्टमेंट समझ आ गई है, अकाउंट बन गए हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कैश फ्लो। अब यहाँ पे एक हेडिंग बनी हुई है, सबसे पहले लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ स्टार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट। हमने स्टार्ट करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? सरप्लस। सरप्लस के अंदर तड़प ऐड करना है। तो सरप्लस कहाँ गिवन होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में। यहाँ पे नोट नंबर 1 है, नोट नंबर 1 रिजर्व्स एंड सरप्लस में तीन चीजें हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले कौन सा चाहिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो इधर लिखेंगे हम सरप्लस दैट इज बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 5,000। 5,000 कैसे आया? 35 में से 30 माइनस किया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब इसके बाद हमने क्या करना होता है? तड़प। तड़प में टी से क्या आता है? ट्रांसफर टू रिजर्व।
अब इसी रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमें दो रिजर्व गिवन है, कैपिटल रिजर्व एंड जनरल रिजर्व। अब देखो कैपिटल रिजर्व पिछले साल 0 था, इस साल 2000 है, लेकिन ये 2000 क्या हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर किया? नहीं, इसके लिए हमने ये अकाउंट बनाया था तो यहाँ से गया था। मतलब ये जो 2000 कैपिटल रिजर्व में बढ़ा है ये इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा था, तो ये तड़प में ऐड माइनस नहीं होना। एंड आपको एक चीज बताऊं, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व गिवन हो उसको इसमें कैश फ्लो में कहीं नहीं डालना, और वैसे याद रख लो कैपिटल रिजर्व कभी नहीं आएगा। तो जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पिछले साल 20 था, अब 33 है, तो मतलब कितना ट्रांसफर किया होगा करंट माइनस प्रीवियस करके 13,000, तो यहाँ पे ऐड कर, तो ये आ गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 13,000। कैसे? 33 माइनस 20। अब टी हो गया, ए से आता है अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस होता है एडजस्टमेंट में, हमने सारी एडजस्टमेंट्स पढ़ी थी लेकिन हमें कोई अब नॉर्मल लॉस नजर नहीं आया, तो टी हो गया, ए हो गया। डी से क्या आता है? डिविडेंड। डिविडेंड का कह रहे हैं इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 25,000, यही वाला ऐड करना है। प्रपोज डिविडेंड का कुछ करना है? नहीं करना, तो इंटरिम, तो हमने इंटरिम डिविडेंड ऐड कर दिया 25,000। इंटरिम डिविडेंड के बाद प्रपोज डिविडेंड भी आ गया। नेक्स्ट पी क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 15,000, इसी को पेड और मेड मानना है, तो यहाँ पे ऐड करेंगे टैक्स मेड या फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड 15,000। तो तड़प में टी ए डी पी पी हमारा सारा खत्म हो गया। रिफंड ऑफ टैक्स कोई क्वेश्चन में नहीं है एंड अब नॉर्मल गेन भी नहीं है, तो इन चारों को ऐड करेंगे, इन सबको ऐड करके आता है हमारा 58,000। ये 58,000 क्या बन जाएगा? ये हमारी पहली एक चीज निकल आई, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। समझ आया? जब नेट प्रॉफिट निकल आता है इसके बाद एक लाइन, एक हेडिंग देनी होती है, वो क्या होती है? एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। ये एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के अंदर क्या जाता है? गिल्डुप, GILDUP। जी से क्या आता है? गुडविल या इनटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड। देखते हैं क्वेश्चन में कोई इनटेंजिबल एसेट है? नहीं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इनटेंजिबल एसेट नहीं है, तो जी तो नहीं आएगा। आई से आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स। इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोविंग में 12% डिबेंचर। अब देखो 12% डिबेंचर पिछले साल भी 80 है, इस साल भी 80 है, तो अगर डिबेंचर में कुछ चेंज ही नहीं आया तो हम किस पे पे करेंगे? किसी पे भी। लेकिन अगर ना पता हो, अगर चेंज हो तो प्रीवियस ईयर पे करते हैं। तो 80,000 का 12% यहाँ पे आ जाएगा, एड इंटरेस्ट ऑन कितना? 12% डिबेंचर। आई होप सबको समझ आ रहा है, आएगा 9600। समझ आ रहा है? जी नहीं था, आई आ गया इंटरेस्ट ऑन बोरोविंग्स, जो बोरोविंग्स के ऊपर था, और कहीं कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है। एल से क्या आता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब लॉस या गेन देखने के लिए हमने अकाउंट देखना है। इसमें गेन था लेकिन ये कैपिटल रिजर्व में गया तो इधर नहीं आना। इसमें भी गेन है एंड ये वाला गेन यहाँ पे आना है। अब लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ऐड होता है, लेकिन गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ने क्या होना है? माइनस। तो यहीं पे हम चाहें तो इकट्ठे माइनस कर सकते हैं, लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ब्रैकेट में लिखेंगे वर्किंग नोट, क्योंकि वर्किंग नोट से आया था 7,000। GIL तक आ गया। डी से क्या आता है? डेप्रिसिएशन, वो भी हमने अकाउंट में निकाली थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में। बाय डेप्रिसिएशन कितना आया था? 25,000। तो डेप्रिसिएशन को क्या करना है? ऐड के माइनस ऐड करना है, ऐड डेप्रिसिएशन। ये भी वर्किंग नोट से आया 25,000। यू से आता है अंडर राइटर कमीशन, जो कभी बेचारा नजर नहीं आया। पी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी कहीं पे नहीं है, तो इतना खत्म। इसको ऐड करते हैं। तो जैसे हमारा देखो डेप्रिसिएशन डाल के और कुछ आना ही था, गिल्डुप कंप्लीट हो गया, तो ये प्लस माइनस करके आता है 27,600। तो 58 में इसको प्लस किया तो टोटल आ गया 85,600। अब ये निकला क्या है हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया तो चेंजेस में किसके करने हैं? वर्किंग कैपिटल के। वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। अब सबको याद होएगा एसेट्स चलते हैं उल्टे, लायबिलिटी चलती सीधी। तो पहले लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज पे आते हैं।
अब लायबिलिटीज पे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर अगर हम पढ़े, यहाँ पर है 12% डिबेंचर्स। अब 12% डिबेंचर्स है तो इसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना चाहिए था। ये डिबेंचर देखो पिछले साल है 20,000, लेकिन आई थिंक हमने इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट पढ़ी थी। यहाँ पर कह रहे थे डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 1 अप्रैल 2022। तो अगर ये डिबेंचर 1 अप्रैल को ही रिडीम कर दिए, मतलब साल के पहले दिन ही रिडीम कर दिए, तो क्या इसके ऊपर पूरे साल में कोई इंटरेस्ट पे करना नहीं। मतलब पहले मैं ये डालना भूल गया था, लेकिन वो बाय चांस भूली हुई से मिस्टेक नहीं हुआ, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करना। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो फिर हमने ये 12% डिबेंचर्स 20,000 के ऊपर भी 12% इंटरेस्ट लगाना था, लेकिन अभी नहीं लगाना। और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है ये करंट लायबिलिटी का पार्ट है नहीं, इवन बैंक लोन भी करंट लायबिलिटी का पार्ट नहीं है, तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो नहीं आएगा। ट्रेड पेबल आएगा। ट्रेड पेबल बढ़ रहे हैं, 60 से 165 हो गए। अब ट्रेड पेबल यानी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, तो बढ़ने पे क्या होगी, ऐड होगी। यहाँ पर लिखना है हमने ऐड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 1,05,000, दोनों का डिफरेंस। अब करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी 30 से 52 बढ़ रही है। अब एसेट बढ़ने पे क्या होता है, माइनस, तो हमने लिखना है लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 22,000, लेस है तो इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहे हैं, 20,000 से बढ़ रहे हैं, 40 से 60 हो गया, तो एसेट फिर से बढ़ने पे करना है लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 20,000, इसको भी कर दिया माइनस। इसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डालते हैं यहाँ पे, नहीं डालते। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी खत्म, इनका टोटल करें 1,05,000 में से ये दोनों 42,000 माइनस करना, तो आई थिंक 63,000 आएगा। 63 को 85,600 में ऐड करें तो ये आएगा 1,48,600। ये क्या निकला हमारा, देखो सबसे पहले निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर निकलता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ये सब बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन निकलने के बाद एक लास्ट काम हमने करना होता है, वो क्या करना है, टैक्स पेड माइनस करना है। अब इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन था टैक्स पेड, तो इसी को मेड भी माना था, पेड भी मानेंगे। तो अब करेंगे लेस टैक्स पेड, वही वाला 15,000। अब अकेली चीज़ है तो मैं इसको सीधा इधर लिख रहा हूँ, ये 15,000 है, माइनस करके आ जाएगा 1,33,600। तो ये जो 1,33,600 आया, इधर बड़ा बड़ा लिखना है नंबर 1, और ये निकल आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा ऊपर अगर ए लिखा था तो इसको हम ए लिख देते हैं। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया। अब किसकी टर्न है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना सबसे इजी होती है अगर आपको अकाउंट बनाने आते हैं। पहले ही मैंने गलत कर दिया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने मेनली करना क्या है, देखो यहाँ पर ना हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट देखने होते हैं और कुछ भी नहीं। नॉन करंट एसेट में दो चीज़ें हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसका भी हम, इसका जो नीचे है मशीनरी और डेप्रिसिएशन, इसका हमने अकाउंट बनाया था। एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका भी अकाउंट बनाया था। तो अकाउंट में जाके देखते हैं। सबसे पहले इधर देखो, मशीनरी में बाय बैंक भी है, टू बैंक भी है। तो जो बाय बैंक है उसने क्या होना है, माइनस, सॉरी ऐड होना है। इधर वाली चीज़ हमेशा ऐड होती है, इधर वाली हमेशा माइनस। बाय बैंक यानी सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ने प्लस होना है, एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ने माइनस। तो इधर हम लिखेंगे ऐड सेल ऑफ मशीनरी, ब्रैकेट में वर्किंग नोट, सेल किया था हमने मशीनरी 12,000 पे, फिर माइनस करेंगे परचेज ऑफ यही मशीनरी, ये माइनस भी वर्किंग नोट से आएगा, ये माइनस में आएगा 1,40,000 जितना परचेज किया था। समझ आ रहा है, मैंने आपको पिछले 2-3 क्लासेस में अकाउंट्स बनाने सिखाए थे, तो उससे पता चल रहा है कि वो जाना कहाँ का है, बाय बैंक प्लस एंड टू बैंक माइनस। इधर भी हमारे पास एक बाय बैंक है 12,000, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर हमने सेल की थी 12,000 पे, तो भी हमारा ऐड हो जाएगा सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वर्किंग नोट से 12,000। इसके अलावा कुछ और आना,
नहीं, जो गेन या लॉस होता है वो नहीं आता। एंड कोई इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड कुछ माइनस नहीं किया था तो ऐड भी नहीं होना। तो ये तीनों चीज़ों से 140 माइनस 24,000 हमारा सीधा ही आंसर आ जाएगा, जो कि आएगा आई थिंक 1,16,000। यस, 1,16,000। लेकिन ये माइनस में आया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी खत्म, इतना सा काम था। अब ये माइनस में आया तो इसके लिए लिखना क्या है, पहले यहाँ पे लिखना है बी और कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनस में है तो यूज्ड इन लिखते हैं। अब दो चीज़ें निकल आई हैं हमारी, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। अब किसकी बारी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ऑपरेटिंग ही ना एक तरह से थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन उसमें जो मुश्किल वाला पार्ट होता है मैंने आपको तड़प और गिल्ड अप में याद कराया हुआ है। ये पार्ट भूलना जाना। वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद सिंपल इंक्रीज डिक्रीज कैश, वो जो आता है किसका आता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का। एंड अगर आपको ये पूरा फॉर्मेट नहीं पता तो इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, वो देख लेना। जैसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ नॉन करंट एसेट देखे थे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम सिर्फ लायबिलिटी वाली साइड देखे, लेकिन सारी लायबिलिटी। अब सारी लायबिलिटी में सबसे पहले है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले था 3 लाख, अब है 3,50,000। एंड इस शेयर कैपिटल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। अब शेयर कैपिटल बढ़ रहा है तो क्या किया होगा हमने, इशू ऑफ शेयर। तो यहाँ पे लायबिलिटी बढ़ रही, वैसे भी ऐड करना है, यहाँ पे लिखेंगे ऐड इशू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 कि 3 लाख से 3,50,000 हो गया। इसके बाद था रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम हो तो सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे जाता है, वो है नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं जाना, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस छोड़ देते हैं। यहाँ पे है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, इसमें तो मतलब कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अब ना ये चीज़ ध्यान से देखना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी फाइनेंसिंग का पार्ट होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में पहले है हमारे पास डिबेंचर्स, 20,000 पहले थे, अब नहीं है। अब डिबेंचर अगर कम हो रहे हैं तो क्या किया जाएगा, इसको रिडीम, तो इसको माइनस करना है, लेस रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में आ जाएगा 20,000 माइनस। इसके साथ ही देखो एक दिया हुआ है बैंक लोन। बैंक लोन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पहले 25 था 15 है, ये भी कम हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, ये आ जाएगा 10,000। अब आप सोचोगे इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह है, लेकिन उसके लिए मेहनत आप कर चुके हो। देखो क्या गिल्ड अप में कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग था, यस। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऐड किया था क्योंकि प्रॉफिट ढूंढ रहे थे, लेकिन असली में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे करने से पैसा तो जा रहा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इसको क्या करेंगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो हमने निकाला हुआ है 9,600। अब डिबेंचर को इंटरेस्ट दे दिया, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट उन्होंने बोला ही नहीं था तो नहीं आया। शेयर होल्डर्स को कुछ देते हैं, डिविडेंड देते हैं, क्या कोई डिविडेंड दिया है, फिर से मेहनत नहीं करनी, चेक करो यहाँ पे कोई डिविडेंड है, यस। इंटरिम डिविडेंड हमने पे कर दिया था, लेकिन प्रपोज्ड की परमिशन नहीं मिली थी, तो जो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे ऐड किया था, अब इधर क्या कर देना है, माइनस। समझ आ रहा, इंटरिम डिविडेंड ये माइनस करेंगे, हमारा था 25,000। अब क्या और कोई भी चीज दी हुई है, इधर ट्रेड पेबल है, वो तो नहीं जाते फाइनेंसिंग में, नहीं जाते। जितनी एडजस्टमेंट थी हमने कर दी, यहाँ पे भी जितनी एडजस्टमेंट थी कर दी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी एक तरह से खत्म। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर निकालते हैं, इन सबको प्लस माइनस करोगे तो आ जाएगा 14,600 माइनस में। तो माइनस में है, इसके लिए भी क्या लिखना है, सी कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब यहां पर करने के बाद ना जादू करना, ये जादू सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आपने लिखना है ऐड ए बी एंड सी। ए था मतलब ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग, तीनों को ऐड करना है। यहाँ पे लिखना है ऐड ए बी एंड सी। अब ए बी सी को ऐड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग था 1,33,600 प्लस में, ये था 1,16,000 माइनस में, और ये है 14,600 माइनस में। 40 तो माइनस माइनस वाले इकट्ठे करें, ये आ जाएगा 1,30,600। इसमें से माइनस करें तो प्लस में आ रहा है आंसर। अब ये प्लस माइनस कर लेना, ये प्लस में जो आया तो यहाँ पे लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश
एंड कैश इक्विवेलेंट, ये नेट इंक्रीज आ जाएगा हमारा 3000। आई होप आप ये प्लस माइनस कर लोगे। अब जो नेट इंक्रीज आया है ना, ये आंसर में क्वेश्चन में पहले से दिया होता है। इसके अंदर हमने ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां पर देखो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पिछले साल कितना था 1,15,000, तो इसमें प्लस करेंगे 1,15,000, तो आंसर कितना आ जाएगा 1,18,000। ये है हमारा इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,18,000। मतलब ये जो 3,000 एंड पे आंसर आया है ना, ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था। आप क्वेश्चन देखते ही देख सकते हो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पहले 1,15,000 था, 1,18,000 है। मतलब पूरा का पूरा कैश फ्लो करने के बाद आपका आंसर 3,000 ही आना है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो इसमें 115 पता है, 118 पता है, तो आपका आंसर अगर 3,000 आए तो आपको पता चल जाएगा कि सही है। लेकिन अगर नहीं आए तब भी आपने यही लिखना है, आपने ओपनिंग क्लोजिंग कैश प्लस माइनस करके यही लिख देना है, उससे आंसर सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हो। बच्चे पास ज़्यादातर मेरा नंबर है। थैंक यू।